ओवरऑल फॉर एग्जांपल आज हमारी फोर्थ क्लास होगी ना। तो फोर्थ क्लास के मतलब जितना भी हमारी अभी तक जर्नी गुजरी है, आपको इसमें किसी किस्म का कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला है, या आप समझते हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप मुझे बता दें, ठीक है। और जो लेक्चर है वो मैं ये वाला आज वाला और कल वाला जो है ना वो उसको अपलोड करूंगा मैं इकट्ठा आज रात तक, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ जहरा, जो कल वाला लेक्चर था ना, वो आप सिर्फ उसी को फॉलो कर लेना, तो आपको और वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नंबर मैं आपको आज रात तक मतलब कि वो अभी क्लास के बाद मैं आपके साथ वो दोनों शीट्स भी शेयर कर दूंगा और नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो प्लीज गाइड मी दैट ये जो नीश हमें सिलेक्ट करनी है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा गूगल एडसेंस और हाई सीपीसी के लिए भी गाइड करें। देखें, ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने गूगल एडसेंस के लिए अगर कोई नीश फाइंड करनी है ना, तो वो तो आपकी कोई भी जनरल नीश हो सकती है। उसके अंदर सिर्फ एसईएमआरएश के अंदर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सीपीसी के नाम से। सिर्फ आपने उसको अपने माइंड में रखते हुए जो है ना वो लेके जाना है। और सीपीसी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो फिर वो डिपेंड करता है कंट्री कौन सी होनी चाहिए, कंट्री और ये बाकी तमाम तर चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मैं टच कर दूंगा। सर नीश लो कंपटीशन, लो कंपटीशन और हाई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। अब वॉल्यूम मिनिमम मैंने बताया कि 10 होना चाहिए। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी है बात है, और लो कंपटीशन होगी तो उससे बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। सर आपने कहा था कि आप बताएंगे कि जब हम सोशल अकाउंट्स बना लेंगे, तो आपने कहा था कि अगर आप बताएंगे कि हमने क्या करना है उनका। मैं आपको बताता हूँ, इस लेक्चर के एंड में बताता हूँ। सो आई थिंक 22 के करीब लोग आ गए हैं। 2-3 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, सब लोग आ जाते हैं, देन हम इसे कंटिन्यू करते हैं। मैं ना आपके साथ अपना लिंक्डइन का अकाउंट शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप उसे फॉलो भी कर लीजिएगा। और उसको मैंने जिस तरह ऑप्टिमाइज किया हुआ है, लाइक उसका जैसे मैंने अबाउट लिखा हुआ है, तो वैसे आप लिखेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। लाइक इन टर्म्स ऑफ मेरा जो लिंक्डइन के ऊपर मैंने अबाउट अस लिखा हुआ है ना, उस अबाउट अस की वजह से जो है ना मैं गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करता हूँ अपने नाम पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। लो कंपटीशन नीश देखें, नीश मैंने आपको बताया, नीश क्राइटेरिया मैंने आपको सारा बता दिया है। अब नीश क्राइटेरिया पर जो पूरा उतरेगी ना, वो नीश काम करने वाली होगी। नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे तो इशू होगा, आपको अपने मर्जी के मुताबिक सेट करनी होगी नीश। चले, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक्डइन का फायदा क्या हुआ है मुझे। लिंक्डइन की वजह से फॉर एग्जांपल अगर आप में से भी कोई भी है ना, तो वो गूगल में जाता है, गूगल में, तो गूगल में जाने के बाद वो सर्च करता है हु इज फायज अहमद ब्लॉगर, फॉर एग्जांपल ये आप सर्च करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले मेरी प्रोफाइल नजर आएगी, जो कि रैंक कर रही होगी विद फीचर स्निपेट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने गूगल ने मुझे रैंक मतलब रैंक दिया हुआ है। और ये सारा लिंक्डइन की वजह से हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप इस बेस पे आप लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को रैंक करवा सकते हैं। तो ये बातें बाद में करते हैं। आज के जो हमारे लेक्चर का आज के हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट रिसर्च एंड कंटेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आज से आगे जितनी भी वीडियोस हैं वो कंटेंट के ऊपर ही हैं। तो आपने बिल्कुल अब इंजॉय करना है इस लेक्चर को, और माइंड अपना कोशिश करेंगे खोलें, जो भी चीज़ है वो एक दफा अंदर जाने दें। जो भी मैं आपको बताऊंगा वो अपने माइंड में एक दफा जाने दें। फिर कोई क्वेश्चन आता है तो वो मैं लास्ट पे आपको आंसर करूंगा, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं कंटेंट रिसर्च के लिए। अब शुरू शुरू में मैंने जैसे आपको बताया था कि कंटेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक है इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एक होता है कमर्शियल कंटेंट, ठीक है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर से पहले स्ट्रक्चर की तरफ जाने के लिए हमें कंटेंट का जो वर्ड काउंट होता है उसको देखना पड़ता है, ठीक है। अब वर्ड काउंट क्या होता है कि आपने कितने अल्फाज का और कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखना है। तो फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशनल कंटेंट की बात की जाती है ना, तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट नॉर्मली 800 से लेके 1500 वर्ड्स के अंदर कवर होता है।
लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप इस पे रिलाई करें। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि लाइक इंफॉर्मेशनल कंटेंट 800 से 1500 वर्ड्स का तो होता है, लेकिन एक दूसरा फैक्टर है, वो है डिपेंड्स ऑन कंपेटिटर कंटेंट। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपका कोई कीवर्ड है, हाउ टू क्लीन, हाउ टू क्लीन लैपटॉप स्क्रीन। फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया, अब आप स्क्रॉल करें तो आपको ये पहली वेबसाइट ये नजर आ रही है, दूसरी वेबसाइट ये नजर आ रही है और तीसरी वेबसाइट ये नजर आ रही है, ठीक है। अब इस पहली वेबसाइट ने फॉर एग्जांपल 800 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी वेबसाइट ने, ये जो आपको ये वाली नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल इसने 1200 वर्ड का लिखा हुआ है और तीसरी वेबसाइट ने 1500 वर्ड का लिखा हुआ है। सो अब डिपेंड्स ऑन कंपिटिटर कंटेंट का मतलब ये है कि 800, 1200, 1500 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेटर ओपन कर लें या आपके मोबाइल में कोई भी चीज होगी, तो आप इन सब वर्ड काउंट को प्लस कर लें, 800 प्लस 1200 प्लस 1500, ठीक है। इनको करने के बाद जो है ना, आप इसको आई थिंक मैं दोबारा से कर लेता हूँ, 800 प्लस, एक सेकेंड दोबारा से करता हूँ, 800 प्लस 1200 प्लस 1500, ठीक है। जब आप इसे करेंगे तो आपके पास 3500 टोटल आया। आपने इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि तीन वेबसाइट को हमने एनालाइज किया, तो तीन से आपने इसको डिवाइड करना है। तो आपके पास जो एवरेज वर्ड काउंट निकल रहा आ रहा है वो अराउंड 1200 के करीब निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने इस बात को माइंड में रखना है, या तो आप 1200 वर्ड का लिख लें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चीज रेकमेंड करता हूँ कि चूंकि एक जो सबसे बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1500 वर्ड का, तो आप 1500 वर्ड से जो है ना वो ऊपर लिखें, या 1550 या 1500 ही लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप वो सारी चीजें उसमें कवर कर लेंगे। सो ये हो गया इंफॉर्मेशनल कंटेंट के वर्ड काउंट की बात। उसके बाद बारी आ जाती है दूसरी जो टाइप थी, कमर्शियल कंटेंट की। कमर्शियल कंटेंट, कमर्शियल कंटेंट जो नॉर्मली रेंज होती है जिसकी, वो होती है 2500 से 5000 वर्ड्स के अंदर। अब इसके लिए भी दूसरा फैक्टर होता है, डिपेंड्स ऑन कंपिटिटर कंटेंट, ये वाला फैक्टर पहली नंबर पे। और दूसरा फैक्टर है डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपका एक कमर्शियल कंटेंट है, जो कि मैंने आपको कल समझाया था, कमर्शियल आर्ट कीवर्ड जो होता है, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, फॉर एग्जांपल ये आपका एक कीवर्ड है। अब हम थोड़ा सा लंबा कीवर्ड लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से आइडिया हो जाए। हम लिख लेते हैं बेस्ट डिजिटल प्रिंटिंग मशीन फॉर फैब्रिक, जो कि हमने कल सर्च किया था। अब मैं जब नीचे आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने 10 मशीन्स को टारगेट किया हुआ है, और नीचे आ रहा हूँ तो इसके अंदर डिफरेंट मशीन, नाइन नाइन बेस्ट लिखा हुआ है। सो यहाँ पे इन्होंने 9 टारगेट किया है, और यहाँ पे इन्होंने 10 टारगेट किया है। अब फॉर एग्जांपल इस तरह, ये मेरा ये कहने का मतलब ये है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट का कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक आर्टिकल है जिस जो कि कमर्शियल कंटेंट है, उसके अंदर आपने 5 प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है, तो ऑब्वियसली आपका वर्ड काउंट उस लिहाज से थोड़ा सा कम होगा। अगर आप 5 को मतलब 5 के बजाय 10 प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे, तो वो वही वर्ड काउंट जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज जो निकल के आता है ना, वो 2500 से लेके 5000 वर्ड्स के अंदर निकल के आता है। आपने ये वाली चीज भी एक दफा देख लें, इस पे ना ही फोकस करें तो खैर है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और आपका वर्ड काउंट एवरेज इतना होता है। तो ये हो गया ओवरऑल वर्ड काउंट की बात। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे सामने इंफॉर्मेशनल कंटेंट सबसे पहले आ जाता है। ये मैंने आपके लिए फाइल रेडी करके रखी हुई है, ठीक है। सो इंफॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर हमारे पास जो है ना वो हेडिंग की टाइप्स आती हैं। अब हेडिंग में आपको पहले बता देता हूँ कि गूगल जो है ना, वो देखता है कि इसने अपनी वेबसाइट के अंदर जो हेडिंग्स रखी हुई हैं वो कौन सी स्ट्रक्चर के मुताबिक रखी हुई हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनता है वो हेडिंग के मुताबिक बनता है। अब मैं आपको एक काम कर लेता हूँ, मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ अपनी, जिसके अंदर मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ वर्डप्रेस के अंदर। क्योंकि ये जो हेडिंग होती हैं ये गूगल डॉक के अंदर तो मैटर नहीं करती, ये जो हेडिंग होती है जब आप वर्डप्रेस पे आर्टिकल अपलोड कर रहे होते हैं ना, ये तब मैटर करती हैं, ठीक है। सो अब इस पर्पस के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी लर्न ऑनलाइन वाली वेबसाइट में आ जाता हूँ, और जहाँ पे मैं इसके बैक एंड से ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग मुझे एक दफा कंफर्म कीजिएगा आपको समझ आ रही है यहाँ तक, जब तक वो पोस्ट ओपन हो रही है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि मैंने जैसे कि लिखा हुआ है ऐड टाइटल, ठीक है। और ऐड टाइटल के नीचे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है, हम कोई भी हम कीवर्ड ले लेते हैं, उसकी एक हेडिंग ले लेते हैं, हाउ टू क्लीन
लैपटॉप स्क्रीन। अब आप जब ये लिखेंगे ना तो आपको इसको सिलेक्ट करना, ना सिलेक्ट करें या ना करें, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक हेडिंग का ऑप्शन नजर आएगा। हेडिंग पे जब क्लिक करेंगे तो ये H2 हेडिंग बन गई है, ठीक है। अब जब मैं H2 पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे H1 नजर आ रही होती है, H2 नजर आ रही होती है, H3, H4, H5, H6। तो जो गूगल है वो H1, H2, H3, H4 हेडिंग को बैकएंड पे कोड के मुताबिक रीड करके बताता है कि ये कौन सी हेडिंग है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ, बल्कि ये जस्ट जनरल ही है कि H1, H2 के मुताबिक जो है ना वो जो गूगल है वो उसको अपने माइंड में लेकर आता है कि वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। किसी ने कमेंट किया वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वॉइस इशू तो नहीं है, ठीक है। जुनेद भाई आपके इंटरनेट का मसला होगा। सो नेक्स्ट अब आगे बढ़ता हूँ कि H1, H2 इस तरह की चीजों को जो है ना वो गूगल रीड करता है। गूगल जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको रीड नहीं करता। तो जब हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आप जब पोस्ट अपलोड करने लगते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऐड टाइटल का ऑप्शन नजर आ रहा होता है। तो ये डिफॉल्ट ही H1 होता है, इसको आपने सेट नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे टारगेट अपना कीवर्ड देते हैं ना, हाउ टू क्लीन लैपटॉप स्क्रीन, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली H1 के अंदर ही होगा। अब इसका स्ट्रक्चर ये है कि कोई भी चीज जो टाइटल के अंदर आ रही है, यानी कि H1 तो एक दफा ही यूज होगा जो कि जिसके सामने मैंने टाइटल लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल ये H2 है, ये H2 वो चीज है जो कि H1 के अंदर आ रही होती है, ठीक है। सो ऐसी चीज जो H1 के अंदर आ रही है वो H2 कहलाती है। अब H2 हो जाएगी हेडिंग, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे हेडिंग बना के दिखा दी। अब बात आती है कि H2 चीज के अंदर जो चीज आ रही होती है वो H3 कहलाती है। अब H3 क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक H2 हेडिंग दे दी है, हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप स्क्रीन, और आपने जनरली कुछ कंटेंट लिख लिया है और उसके बाद आपका आ गया है स्टेप 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक हेडिंग दी स्टेप 1 के नाम से। अब आपने इसको सिलेक्ट करके इस पर जाने के बाद हेडिंग पे क्लिक करके H2 को चेंज कर देना इनटू H3। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला टाइटल था वो तो H1 हो गया। अब H1 के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो H2 हो जाएंगी। अब H2 के अंदर जो चीज आएगी वो स्टेप 1 फॉर एग्जाम्पल ये H3 होगा। इसी तरह स्टेप 2, स्टेप 3, जितने भी स्टेप हैं आपने इस कंटेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल करने हैं वो सारे के सारे H3 में आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको H3 कर रहा हूँ, सो इसको भी मैंने H3 कर दिया। और स्टेप के अंदर आपने जो कंटेंट लिखना वो तो नॉर्मली पैराग्राफ ही होता है, नॉर्मल टेक्स्ट। तो मैंने H3 जो है ना वो 3 स्टेप्स बना दिया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे एक चीज अपने माइंड में आपने रखनी होती है कि H1 के अंदर H2 आ गया, H2 के अंदर H3 आ गया, और H3 के जो है ना वो 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो आपने न्यू हेडिंग देनी है वो H2 होगी। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू क्लीन लैपटॉप स्क्रीन यूजिंग फैब्रिक क्लॉथ, हम ये लिख लेते हैं। अब ये चूंकि एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है तो इसको हम दोबारा से हेडिंग और यहाँ से H2 ही दे देंगे, और इसके नीचे फिर स्टेप आएगा, स्टेप 2 आएगा, वो H3 आएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट का। H1 टाइटल, H2 उसके अंदर आ जाएगा, H2 के अंदर जो चीज आएगी वो H3 आएगी। H3 अगर खत्म हो गया टॉपिक पहले वाला H2 वाला, फिर H2 दोबारा से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? नीचे एग्जाम्पल के साथ भी मैंने समझाया हुआ है, वो मैं आपको कंप्लीट अपना स्ट्रक्चर के साथ बताता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब H4 जो है ना वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा कि स्टेप की जगह मेथड 1 लिख दिया, मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 का नाम हो गया, वो तो H2 के अंदर आ रहा है H3, लेकिन अब मेथड 1 चूंकि H3 है और उसके अंदर आपका एक स्टेप भी आना है, स्टेप मेथड 1 का स्टेप आना है, तो ये जो है ना ये फिर H4 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम H4 से नीचे नहीं जाते हम, H4 तक आप जाएंगे तो ये इनफ है। सो H1 के अंदर जो चीज आएगी वो H2 होगी, H2 के अंदर जो चीज आएगी वो H3 होगी, H3 के अंदर जो चीज आएगी वो H4 होगी। तो अभी आप मुझे यहाँ तक कंफर्म करें, ये एवरीथिंग इज या क्लियर है? इसको समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज क्या होगा हेडिंग और अदर कंटेंट, वो जनरली जो भी आप थीम इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर डिफॉल्ट एक आता है, आप उसी को यूज करेंगे। मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग के अंदर दोबारा से बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट को लिखने के लिए हमारा जो टाइटल होता है वो H1 होता है डिफॉल्ट। H1 के अंदर जो चीज आती है वो H2 होती है, H2 के अंदर जो चीज आती है वो H3 होती है। फॉर एग्जाम्पल टाइटल, हेडिंग,
उसका मेथड, और H3 के अंदर जो चीज आएगी वो H4 हो जाएगी, जिसके अंदर स्टेप हो सकते हैं। सो ये ओवरऑल हमारा ये टॉपिक था। आगे हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट के ओवरऑल नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो हो गया ओवरऑल हेडिंग का स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं कि अंदर लिखना क्या क्या है हमने। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा H1 टाइटल है, मैंने एक डिटेल के साथ इसको लिख के रखा हुआ है। H1 हमारा टाइटल है हाउ टू क्लीन लैपटॉप कीबोर्ड टॉप 3 बेस्ट मेथड, ये हमारा टाइटल है। अब टाइटल के अंदर जो है ना, टाइटल के फौरी बाद हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शुरू होता है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो होता है वो 60 to 80 वर्ड्स के अंदर कवर होता है, और इन एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को हम 3 सब पैराग्राफ में चेंज कर लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो टाइटल है हाउ टू क्लीन लैपटॉप कीबोर्ड, इसके लिए हमने 60 to 80 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है, और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के इस 80 वर्ड्स को हमने 3 सब पैराग्राफ के अंदर चेंज करना है। इन सब पैराग्राफ में क्या लिखना है? 3 सब पैराग्राफ का पहला जो सब पैराग्राफ है उसके अंदर आपने लिखना है इन फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। जो भी आपका मेन कीवर्ड है उस वो प्रॉब्लम क्या है, आपने अपने यूजर को बताना है कि क्या वो अकेला ही इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या और भी लोग इसको फेस कर रहे हैं। तो आपने इसको इस लिहाज से गाइड करना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इन फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। अब जैसा कि हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप कीबोर्ड, देयर आर लॉट ऑफ like there are many people available in this country that face a problem of cleaning laptop keyboard। इस तरह आपने पहले के अंदर बता देना, तो इस तरह लिख देना like you are not alone, आप अकेले नहीं हैं, there are many people। so इसका like कीबोर्ड को कौन कौन से मसले मसाइल दरपेश आ सकते हैं, आपने उस लिहाज से यहाँ पे लिख देना है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका डायरेक्ट सोल्यूशन और आंसर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अगर हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप कीबोर्ड है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन लाइक हाउ, आपने एक ही लाइन के अंदर सेंटेंस के अंदर सोल्यूशन बताना है। लाइक क्लीनिंग अ लैपटॉप कीबोर्ड, यू नीड अ फैब्रिक क्लॉथ एंड रिमूव द लैपटॉप कीबोर्ड कीज, या इस तरह। या मे बी आपने इस तरह लिख देना है you need to use a clean cloth to clean the laptop keyboard। ये आपने जस्ट एक लाइन में लिख देना है। उसका फायदा क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल इसका फायदा ये होगा सेकंड पैराग्राफ के अंदर डायरेक्ट आंसर देने का, कि आप अगर गूगल में आने के बाद अपना ये कीवर्ड सर्च करते हैं ना हाउ टू क्लीन लैपटॉप कीबोर्ड, तो कुछ पॉइंट में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था हु इज हु इज फैज अहमद ब्लॉगर, तो आपको ये जो फीचर स्निपेट के अंदर ये चीज नजर आ रही है ना, ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे इंगेजमेंट और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आती है। सो सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है ना आपने डायरेक्ट आंसर देना होता है, जो कि आपने अपने कीवर्ड आपका जो भी टॉपिक है। थर्ड पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ मैंने पुश पीपल टू रीड मोर। इसका मतलब ये है कि देयर आर आल्सो मेनी वेज टू क्लीन अ लैपटॉप कीबोर्ड दैट मेंशन्ड बिलो। बस उनको ये बताना कि नीचे मैंने और भी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जिसको आप जाके जो है ना वो रीड कर सकते हैं। सो हम यहाँ तक आपके 3 सब पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है नेक्स्ट, जब आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख लेते हैं तो उसके बाद 5 से 6 हेडिंग्स की बारी आ जाती है। हेडिंग्स डिपेंड्स ऑन कंपिटिटर्स। अब ये कंटेंट रिसर्च के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हेडिंग्स कैसे फाइंड करनी है, और ये वैसे जैसे ये स्ट्रक्चर मैं खत्म करता हूँ इसके बाद हम कंटेंट रिसर्च वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। तो 5 से 6 हेडिंग आपने देनी है अकॉर्डिंग टू योर मेन कीवर्ड जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं। सो जो आपकी एक हेडिंग होगी वो आएगी हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप कीबोर्ड 3 बेस्ट मेथड, ये आपका पहली H2 हेडिंग आ गई। अब नीचे आपने जो है ना वो थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया, फिर उसके अंदर मेथड 1 आ गया, और H4 देखिए मैंने जैसे कि स्टेप 1 बताया हुआ है, ये मेथड है टू क्लीन लैपटॉप कीबोर्ड विद क्लॉथ एंड डिटर्जेंट, ये मेथड हो गया, और H4 के अंदर हमारा स्टेप आ जाएगा। तो ये हमारा H4 तक स्टेप खत्म हो गया, फिर नई हेडिंग शुरू हो गई। तो ये एक हमने हेडिंग न्यू बना के रखी हुई है। ये रिसर्च कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। सेम एज इट इज आपने 4 से 5 हेडिंग बनानी है। अब कंपेटिटर 1 की फॉर एग्जांपल हेडिंग फाइंड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, लेकिन जस्ट मैंने जनरल यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि आपका एक कीवर्ड है ना जो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप कीबोर्ड। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ तो हमारा एक ये कंपेटिटर है, एक ये कंपेटिटर है, ये कंपेटिटर है, ये कंपेटिटर है। ठीक है, तो मैं 4 कंपेटिटर्स को देख 3 कंपेटिटर को देख लिया। तो कंपेटिटर 1, कंपेटिटर 2, कंपेटिटर 3। तो यहाँ पे जुनेद भाई काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दें प्लीज। डायरेक्ट सोल्यूशन अगर आप सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और पहली हेडिंग के अंदर आप अपने मेन कीवर्ड को टारगेट करेंगे। कंपटीटर 1, कंपटीटर 2, कंपटीटर 3, ये आपके मेन कीवर्ड के 3 कंपटीटर हैं,
और पहले कंपटीटर ने 4 हेडिंग्स कवर की हैं, दूसरे कंपटीटर ने 5 हेडिंग्स कवर की हैं और तीसरे कंपटीटर ने 8 हेडिंग्स कवर की हैं। ठीक है, सो अब आपकी 5 एवरेज हेडिंग निकल के आ रही हैं। पहली चीज किस तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले कंपटीटर ने 4 टारगेट की हुई है ना, तो अब दूसरे कंपटीटर ने जो है ना वो 5 टारगेट किए हैं। 5 के अंदर से ये 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, एक आपको यहाँ से न्यू मिल गई, टोटल होगी 5। अब इन 8 के अंदर से जो है ना ये 5 भी कवर हुई हुई हैं, 4 भी कवर हुई हैं और 3 हमें न्यू मिली हैं। तो आपको 8 हेडिंग आप कवर कर सकते हैं या 8 से ज्यादा कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक कंपटीटर मिल रहा है जो कि 8 के हेडिंग कवर कर चुका है। तो आप उसको देखते हुए उससे ज्यादा हेडिंग्स कवर कर सकते हैं। 5 एवरेज हेडिंग में इसलिए आज से लिखा है कि 5 8 4 को जमा करके डिवाइड बाय 3 कर लो तो एवरेज 5 निकल के आता है ये। लेकिन आप इस मेथड को फॉलो ना करें, अब उस मेथड को फॉलो करेंगे जिसने सबसे ज्यादा लिखी हुई है। अब आप उनसे ज्यादा लिख सकते हैं, वो रिसर्च कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर लास्ट पे जो आता है कंक्लूजन आता है, जो कि H2 हेडिंग रखता है और 50 to 80 वर्ड्स के अंदर जो है ना आपने कंक्लूजन बताना होता है। लाइक ऊपर मैंने उर्दू में आपको बता देता हूँ कि ऊपर अब मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, लेकिन उसमें से बेस्ट पॉइंट जो मुझे लगा है वो ये है, जिसको अगर आप पर्सनली यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो 50 to 80 वर्ड्स के अंदर वो लिख देना है। उसके बाद आपका FAQ वाला सेक्शन आ रहा है, 5 FAQs। ये किस तरह फाइंड करने होते हैं, आपने अपना कीवर्ड लिखा यहाँ पे गूगल में, और गूगल में लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे पीपल आल्सो आस्क वाला एक सेक्शन नजर आ रहा होता है। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूजर्स पूछ रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेन टॉपिक। ठीक है, रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। तो FAQs आप वहां से रिलेटेड FAQs ले सकते हैं। तो आपने 1 2 3 4 5 कर लिए कवर। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशनल कंटेंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल कंटेंट के स्ट्रक्चर पे। तो आप मुझे बताएं, यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के स्ट्रक्चर क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो, या अगर क्लियर है तो वो भी बंदा कह सकता है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मैं जस्ट जनरल आपको बताने के लिए लिखा है, आगे मैं आपको रिसर्च में बताऊंगा कि हेडिंग किस तरह होती है। H2 हेडिंग सारी नहीं है, इसके अंदर H3 भी है। और बाकी सबको क्लियर है? एक दफा कंफर्म कर लें। ओके ओके, आगे हम नेक्स्ट कमर्शियल कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और सेम एज इट इज वहां पे भी हमारा टाइटल आ जाता है, जो कि आपने टाइटल फाइंड किया होगा। टॉप 7, आपका जो मेन कीवर्ड है वो है बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग फॉर एग्जांपल। अब आपने जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि डिपेंड्स ऑन कंपटीटर के प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है आपने कितने वर्ड काउंट आपका होना है। तो आपने टॉप 7 के लिहाज से देखा, क्योंकि आपके कंपटीटर इस कीवर्ड के ऊपर इतने हेडिंग कवर कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टॉप 7। टॉप 7 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग इन 2023, ये आपका मेन टाइटल हो जाएगा। सेम एज इट इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपकी मेन 3 सब पैराग्राफ में चेंज होगा। अब पहले पैराग्राफ के अंदर सेम एज इट इज आपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आंसर नहीं होगा, आपने शॉर्ट बाइंग गाइड देनी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा लैपटॉप फॉर गेमिंग लेना चाह रहा है, तो अब उसको जरूरत किस चीज की है कि उसको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, अच्छी रैम चाहिए, अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो आपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर बता देना कि इफ यू आर thinking about or searching about the best laptop for gaming, then you need a laptop that comes with RAM, best graphic card। इस तरह आपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर बता देना है। और सेम एज इट इज इंफॉर्मेशनल कंटेंट के स्ट्रक्चर की तरह लोगों को आपने बताना है कि नीचे में 7 प्रोडक्ट्स और लेके आए हो जो कि आपकी जरूरत को पूरा करेंगे, तो आप नीचे जाके मस्ट उसको देखें। ठीक है, सो ये आपके 3 सब पैराग्राफ यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट आपका मेन कीवर्ड आ जाएगा, इसके अंदर वो हेडिंग वेडिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा मोहम्मद अवैस, आप एक तरह वेट करें थोड़ा सा। सो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मेन आपका कीवर्ड जो है टॉप 7 बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग इन 2023। अब सेम इसी के मेन हेडिंग H2 के बाद आपने अपने 7 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने की हुई है सिर्फ नाम के साथ। इस लिनोवो डेल HP इस तरह आपने 4 मैंने किए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 7 कर लेंगे। ठीक है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सो जैसे ही आपकी ये लिस्टिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपका H2, क्योंकि H2 हमारी हेडिंग ये थी, तो अब H3 हेडिंग जो है ना वो प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा यहाँ पे हमारा ये वाला। ठीक है, सो इसका आपने रिव्यू कैसे लिखना है कि आपने प्रोडक्ट का नेम लिख लेना है,
इस प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख लेना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें हैं। फिर रिव्यू लिखना है आपने, मैं आपको बता रहा हूँ कि पर प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो 200 to 300 वर्ड्स के अंदर कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस लिहाज से इसको चेंज करना है कि आपने शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के बाद जो है ना, अपने थोड़े से माइंड से, थोड़ा साइकी से सोचना है कि अगर आप एक लैपटॉप गेमिंग के लिए परचेज करना चाह रहे होते तो आप उसके अंदर कौन कौन सी चीजें सबसे पहले देखना चाहते। तो सबसे पहले आप देखना चाहते कि अच्छा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, फिर आप रैम को देखते, फिर आप प्रोसेसर को देखते, फिर आप कहीं पे जाके स्क्रीन को देखते, एंड फिर आप वेट को देखते। ठीक है। सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले बेस्ट ग्राफिक कार्ड की एक हेडिंग ले देनी है और इसको आपने 50 to 80 वर्ड्स के अंदर कवर कर देना है। फिर आपने सेकंड जो ग्राफिक कार्ड के बाद लोग चीज पूछेंगे वो है 50 to 80 वर्ड्स के अंदर रैम। रैम को आपने बता देना है कि ये चीज होगी। अब इसके अंदर जो ये चीज आएगी ना, प्रोडक्ट का नेम, वो H3 में आएगा। अब H3 के अंदर जितनी भी चीजें आ रही है ना, ये बेस्ट ग्राफिक कार्ड, आपने इसको H4 नहीं देना, ये आपने सिंपल पैराग्राफ के अंदर जस्ट बोल्ड कर देना है। तो प्रोसेसर हो गया, स्क्रीन हो गया, वेट हो गया। जैसे ही आपका ये एक प्रोडक्ट का जो रिव्यू है वो खत्म होता है 200 से 300 वर्ड के अंदर, उसके फौरी बाद जो है ना वो प्रोज आ जाता है, कॉन्स आ जाते हैं। प्रोज कॉन्स कैसे फाइंड करने हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा शुरू होने वाला है कंटेंट रिसर्च के ऊपर। ठीक है। सो अब ये जो प्रोडक्ट का नेम है ना, ये H3 में क्यों आ रहा है, लोगों का क्वेश्चन है कि ये H2 में होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो H1 है वो तो टाइटल हो गया, और H2 जो है ना वो हमारा मेन कीवर्ड हो गया, टॉप 7 बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग इन 2023। अब उसके अंदर जो है ना, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग के बाद H2 के अंदर जो चीज आएगी वो H3 आएगी, क्योंकि हम H2 के अंदर कवर कर रहे हैं चीजों को। ठीक है। तो आपने H2 नहीं देना, H3 दे लें। लेकिन अक्सर औकात लोग होते हैं जो कि मेन कीवर्ड नहीं देते, तो फिर वो उसको H2 दे सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह आपका प्रोस कॉन्स आ जाएगा। प्रोस कॉन्स लिखने कैसे हैं वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, सेम एज इट इज। दूसरा प्रोडक्ट भी इसी तरह, तीसरा प्रोडक्ट भी इसी तरह, चौथा प्रोडक्ट एंड पांचवा प्रोडक्ट भी। फिर बाइंग गाइड आपने लिखनी है। लाइक बाइंग गाइड क्या चीज होती है कि आपको कौन कौन सी चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए लैपटॉप फॉर गेमिंग को परचेज करने के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन में अभी लेने वाला हूँ, थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, ये होती है बाइंग गाइड के कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं। जैसे कि रैम बहुत ज्यादा मैटर करती है, ग्राफिक कार्ड, स्क्रीन एंड प्रोसेसर। इसके लिए एक आपने अलग गाइड बना देनी है, एक छोटा सा पैराग्राफ बना देना 200 से 300 वर्ड के अंदर। नेक्स्ट है कंक्लूजन, सेम एज इट इज 50 to 80 वर्ड्स के अंदर। ऊपर 7 प्रोडक्ट्स मेंशन किए हैं, 7 के अंदर से किसी एक प्रोडक्ट को आप कंक्लूजन के अंदर मेंशन कर दें। सेम एज इट इज वहां पे एफएक्यूज वाला सेक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका सेक्शन जो है ना ये कमर्शियल कंटेंट के स्ट्रक्चर का खत्म हो जाता है। अब कमर्शियल कंटेंट के स्ट्रक्चर के अंदर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। जैसा कि अभी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर ब्रैकेट्स में एंड पे हेडिंग को मेंशन कर दें प्लीज। मैं आपको बता देता हूँ सर, मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं कि इनमें से H1 H2 कौन सी हेडिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट के नेम है वो H3 में है। मैं आपको ऊपर डिटेल गाइड दिया हुआ, आप एक दफा दोबारा लेक्चर देखिएगा। H2 सर, ये H2 में आता है, बिल्कुल H2 में आपको गाइड कर दिया मैंने। इंट्रो को H2 में नहीं लिख सकते, नहीं, इंट्रो को सिंपल आपने पैराग्राफ के अंदर लिखना है, जो सिंपल पैराग्राफ होता है टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सर बाकी सब प्रोडक्ट नेम H3 में आएगा क्या। जी जी, जो H3 में आपने प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं ना, उसके नीचे अगर आपने कोई हेडिंग दी हुई है ना, बेस्ट ग्राफिक कार्ड या बेस्ट रैम, तो वो सिंपल बोल्ड पैराग्राफ में आएगा। सर हम कितने कीवर्ड टारगेट करने चाहिए मिनिमम, अब ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, सो आप इसको थोड़ा सा बाद में रख लेंगे। फोटोज कहाँ से ऐड करनी है ये तो अब जब हमारा कंटेंट अपलोडिंग का टॉपिक आएगा तब कवर करेंगे। सर सब प्रोडक्ट के रिव्यूज H3 में ही लिखने हैं। जी 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 बिल्कुल। FAQ कैसे बनाएंगे, मतलब उस यूज आर्टिकल दे FAQ निकालेंगे या गूगल से पीपल आल्सो आस्क वाले, पीपल आल्सो आस्क वाले सेक्शन से। सर आपने कहा था कि एक लेक्चर में कि आप जब हमें कंटेंट लिखना बताएंगे तो फिर हम बेस्ट रैंक वर्ड बताएंगे जिससे साइट रैंक करेगी। आपका सिदरा में क्वेश्चन नहीं समझा सर, आपने कहा था एक लेक्चर में कि आप जब हमें कंटेंट लिखना बताएंगे तो फिर आप हम बेस्ट रैंक, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है,
अभी किसी का कोई और कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, अगर क्लियर है तो वो भी लिख दे कि गॉट इट और क्लियर, ये काइंडली लिख दीजिएगा। क्लियर है? अब मैं आपको नेक्स्ट रिसर्च के बेस पे मैं बताऊंगा। सर हमने एजुकेशनल आर्टिकल्स और कमर्शियल आर्टिकल दोनों एक पेज पे अपलोड करेंगे क्या? नहीं, इसकी हर की एक अलग अलग पोस्ट होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी आपकी ये ना यहाँ पे कंफ्यूजन अभी भी होगी, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग आज के लेक्चर की ना ये मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं दोबारा से आप लोगों के साथ मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना नेक्स्ट रिसर्च वाला जो टॉपिक है ना वो कवर कर सकूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ की मीटिंग एंड करके दोबारा से लिंक शेयर कर रहा हूँ, और आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, हम रिसर्च को डिस्कस करते हैं। चलिए मैं आप लोगों के साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं। बस मैं एक सेकंड शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आपके माइक को मैं अनम्यूट नहीं कर सकता, मैंने सबके माइक को म्यूट किया हुआ है, ताकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखें उनको किसी किस्म का कोई मसला ना आए, ठीक है। और आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछना है आप वो चैट वाले सेक्शन में पूछें। मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन आंसर के बेस पे, ठीक है। मैं आपके जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होते मैं तब तक मीटिंग एंड नहीं करता, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। सर अब आप अपने वेबसाइट के लिए आपका का लिंक शेयर करें ताकि हम आपके कंटेंट देख सकें। मैं आपके साथ बिल्कुल अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर देता हूँ। सर मेरी वेबसाइट इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पर इंप्रेशन रेट 2K तक आ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं आते, तो इसके लिए कोई सजेशन मैं आपको इसके लिए गाइड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, को कंपटीटर वेबसाइट के जो सैमरिश से कीवर्ड फाइंड करके गूगल में चेक करें तो वो वेबसाइट रैंक नहीं कर रही होती। ऐसा ऐसा क्या होता है सर, क्लिक्स नहीं आते? मैं आपको अब नेक्स्ट पहले इस टॉपिक को कवर कर लें, क्योंकि आप इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अभी। सो हम रेलिवेंट टॉपिक पे चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन बिल्कुल इररेलेवेंट आया है सर, गूगल एड से ब्लॉग को फायदा होगा। अब ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब मैं नेक्स्ट आपको गाइड कर देता हूँ कि किस तरह लिखना है, ठीक है। हमारा जो ऑफिशियली लिखने का मेथड है ना वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, लेकिन आज रिसर्च करेंगे कि कंटेंट को रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम रिसर्च पे आ जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक खत्म हो गया, ये भी चीज खत्म हो गई, अब टाइटल के बारे में बात आ गई ना। अब आपने रात के लेक्चर को फॉलो करते हुए सेमरस से कीवर्ड रिसर्च कर ली और एक कीवर्ड चूज कर दिया, हाउ टू क्लीन लैपटॉप कीबोर्ड। अब इसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है और इसके लिए आपको रिसर्च करनी होती है, ठीक है। अब सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो कि 60 to 80 वर्ड्स के अंदर कवर होता है और 3 सब पैराग्राफ में कवर होता है। अब इसकी रिसर्च के लिए आपने क्या करना होता है? इसकी रिसर्च के लिए आपने अपने यहाँ पे सर्च करना है, और रिसर्च करने के बाद आपने मैंने जैसे कहा कि अपने कंपटीटर की वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ, और इस वेबसाइट को अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ, और इस वेबसाइट को अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने अलग अलग टैब में ओपन कर लिया तो मेरे सामने पहली वेबसाइट ये वाली आ गई। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो इन्होंने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अपना इतना सा लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या काम करना है हमने। अब रिसर्च करने के लिए जस्ट क्योंकि ये रिसर्च है इसके अंदर मैं राइट करके नहीं बता रहा, तो ये ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, और मैं जब राइट करूंगा तो ये वाला लेक्चर दोबारा कवर होगा, तो उसके लिए परेशान ना हो। तो रिसर्च करने के लिए आपने ये 3 वेबसाइट्स को अपने कंपटीटर्स को अलग अलग टैब में ओपन कर लेना है, और आपने इनके ये वाला जो इन्होंने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा हुआ है ये आपने एक दफा रीड करना है, जैसा कि ये है, वेदर यू आर वर्किंग एट होम और एट द ऑफिस। पहले ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरे के अंदर आप यहाँ पे आके इनका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ें कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये इनका मैं पॉपअप खत्म कर देता हूँ, और इन्होंने लिखा हुआ, नो मैटर हाउ ऑफन यू यूज योर लैपटॉप यू माइट बी सरप्राइज्ड बाय द डर्ट क्रम्स, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब कंटेंट रिसर्च करने के लिए आप अपने तीसरे कंपटीटर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 सब पैराग्राफ्स को लिखने के लिए आपने अपने 3 कंपेटिटर्स को जो कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड है अलग अलग टैब में ओपन कर लेना है,
और उनके पैराग्राफ्स को रीड करना है और उसके बाद लिखना है। अब लिखना कैसे है वो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर कवर होगा। आगे बात है 5 से 6 हेडिंग फाइंड करनी है। अब हेडिंग कैसे फाइंड करनी है, रिसर्च कैसे करनी है हेडिंग्स, तो वो ये है कि आपने यहाँ पे आना है और आगे देखना है कि इसने सबसे पहले हेडिंग क्या दी हुई है, व्हाट कैन आई यूज टू क्लीन माय लैपटॉप कीबोर्ड। ठीक है, ये पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग है इसकी हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप कीबोर्ड, दूसरी हेडिंग हो गई। ये इसके नीचे H3 आ गया। तीसरी हेडिंग है इसकी हाउ टू डिसइंफेक्ट अ लैपटॉप कीबोर्ड, ये तीसरी हेडिंग हो गई। उसके बाद एक और हेडिंग इसने दी है हाउ डू यू क्लीन अंडर द कीज ऑन अ लैपटॉप, ये चौथी चौथी हेडिंग हो गई। और ये पांचवी हेडिंग है इसकी नथिंग ruins प्रोडक्टिविटी लाइक अ लैपटॉप ब्रेकडाउन। तो ये 5 हेडिंग इसने कवर की हुई हैं। अब मैं अपने दूसरे कंपटीटर में आ जाता हूँ, उसको देखता हूँ कि इसने कितनी हेडिंग्स कवर की हुई हैं। ये हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप कीबोर्ड इसने एक हेडिंग कवर की है। और नीचे हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो देखते हैं कि इसने और कितनी हेडिंग्स को कवर की हुई हैं। H5 तक नहीं जाना आपने, आपको बिल्कुल समझ नहीं आई एक दफा लेक्चर दोबारा देखिएगा आपको समझ आ जाएगी, लेकिन लेक्चर के एंड पे मैं दोबारा एक दफा कवर करवा दूंगा। हाउ टू डिसइंफेक्ट लैपटॉप कीबोर्ड, ये दूसरी हेडिंग इसकी हो गई। तीसरी हेडिंग इसकी है कैन यू क्लीन अ लैपटॉप कीबोर्ड विद क्लोरोक्स वाइप्स। अब ये वाली हेडिंग जो है पहले वाले कंपटीटर ने यूज नहीं की हुई, तो इसका फायदा ये होगा कि इसकी 5 हेडिंग्स के साथ आपकी एक और हेडिंग प्लस पॉइंट में आ गई, यानी कि 6 हेडिंग आपकी टोटल मिल गई आपको। हाउ टू क्लीन अंडर द कीज, ये उसने टारगेट किया हुआ था। कैन आई वैक्यूम माई लैपटॉप कीबोर्ड, तो ये वाला उसने कवर नहीं किया था, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब हेडिंग फाइंड करते वक्त फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको हेडिंग नहीं मिल रही और आपको हेडिंग की जरूरत है, तो हेडिंग फाइंड करने के लिए फिर आप क्या करते हैं कि अपने कीवर्ड को सर्च करने के बाद पीपल आल्सो आस्क वाले सेक्शन के अंदर से क्वेश्चन को एज अ हेडिंग यूज करते हैं। फिर उस क्वेश्चन को आप FAQ वाले सेक्शन के अंदर ऐड नहीं करते। तो हेडिंग को रिसर्च करने का ये मेथड होता है कि कंपटीटर से रिसर्च करें और अगर कंपटीटर से नहीं मिल रहा तो आप पीपल आल्सो आस्क सेक्शन के अंदर से कुछ हेडिंग बिल्कुल रेलिवेंट हेडिंग उठा सकते हैं और उसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन वो हेडिंग बाद में FAQ वाले सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगी। हेडिंग अगर आप फॉर एग्जांपल एज इट इज भी कॉपी करते हैं तो उससे कुछ भी कॉपीराइट या प्लेजरिज्म का इशू नहीं आता, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो कि गूगल के ऊपर रैंक कर रही होती है और गूगल इसके ऊपर कुछ भी हमें इशू नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है? मतलब हेडिंग किस तरह रिसर्च करनी है ये क्लियर है आपको? ये और क्लियर आपको नेक्स्ट वीकेंड पे भी हो जाएगा। सो अभी यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हेडिंग 1। H2 मैंने दे दी। अब H2 के अंदर मैंने ये कंटेंट लिखा है, ये कंटेंट कैसे लिखना है ये मैं आपको यूजिंग टूल भी बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको मैनुअल कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। मेथड 1 है ना फॉर एग्जाम्पल, तो मेथड 1 के लिए भी आपने जहां से हेडिंग ली है आपने वहीं से देखना है कि उन्होंने किस तरह की हेडिंग कवर की हुई है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल उनका पहली हेडिंग है हाउ टू क्लीन योर लैपटॉप कीबोर्ड, तो टर्न ऑफ एंड प्लग योर लैपटॉप, ये इनका स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सेम एज इट इज इसको भी आपने चेक करना है, सेम एज इट इज विकी हाउ की एक वेबसाइट है, इसको भी आपने देखना है कि उन्होंने मेथड 1 लिखा हुआ है बेसिक क्लीनिंग। बेसिक क्लीनिंग के लिए उन्होंने स्टेप 1 दिया हुआ है, स्टेप 2 दिया हुआ है और स्टेप 3 दिया हुआ है, उसके बाद स्टेप 4 है, उसके बाद स्टेप 5 है, 6 है और मेथड 2 उसके बाद शुरू हो गया। सेम एज इट इज आपने यहाँ से रिसर्च करते हुए अपने कंपिटिटर्स को देखते हुए आपने अपने मेथड 1 के अंदर स्टेप्स को कवर करना है, जिस तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आया चैट जीपीटी से इसको कैसे करेंगे, ये आपको मॉड्यूल नंबर 3 यानी कि नेक्स्ट वीकेंड पे गाइड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, सेशंस की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेंगी? सिदरा, आप अपनी ईमेल देखें, ईमेल में जाएं और ईमेल में जाने के बाद अपने ईमेल के सर्च बार के अंदर लर्न ऑनलाइन सर्च करें और वहां पे आपको हमारी तरफ से एक ईमेल आई होगी, उसके अंदर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। मैं आपके क्वेश्चन बाकी लास्ट में लेता हूँ। सेम एज इट इज आपने हेडिंग 2 इसी तरह ही कवर की। जिस तरह मैंने आपको गाइड कर दी, कंपटीटर 1 कंपटीटर 2 से आपने हेडिंग चूज कर ली। कंक्लूजन लिखने के लिए आपने क्या करना है, मतलब कंपटीटर से जितनी भी हेडिंग चूज की है उसके लिए रिसर्च करना आपको उन कंपटीटर से ही रिसर्च करना देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो आपने बहुत ज्यादा अपने माइंड में रखना है वो ये है कि कभी भी उनके हेडिंग के अंदर लिखे गए कंटेंट को सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करें। हमेशा कोशिश करें कि अपनी अपनी वर्डिंग में लिखें या AI टूल को यूज करते हुए प्रूफ रीड करके लिखें। तो नेक्स्ट आ जाता है कंक्लूजन। तो हमारा फॉर एग्जांपल पहला ये कंपटीटर है, उसने कंक्लूजन के अंदर कंक्लूजन लिखा ही नहीं है इसने, तो उसको स्किप कर दें। लास्ट में ये है हमारा, इसने कंक्लूजन
नहीं लिखा हुआ, इसको भी स्किप कर दें। और ये जो है हमारा लास्ट कंपटीटर, इसको हमने देखा तो इसने भी कंक्लूजन आई थिंक नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपके पास एक इस कीवर्ड से रिलेटेड प्लस पॉइंट ये आ गया है कि आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे तो आप उनसे बेटर हो सकते हैं और रैंकिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है, सर अगर उस टॉपिक पे किसी ने ना लिखा हो फिर क्या करना चाहिए? तो उसके लिए क्या मेथड फॉलो करना होता है कि अगर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता पहली बात कि किसी ने उस टॉपिक के ऊपर ना लिखा हो। अगर वो टॉपिक गूगल के अंदर या किसी भी कीवर्ड रिसर्च के टूल के अंदर नजर आ रहा है ना, तो मतलब सिर्फ आपको ही नजर नहीं आ रहा, वो दूसरे लोगों को भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप ये सोच रहे हैं ना कि नहीं लिखा होगा, तो वो वहां से जो है ना वो दूसरे लोगों ने भी लिखा होगा। अब कंक्लूजन के जो लास्ट पे है, यहाँ पे मैं आपको एक गाइड चीज करना चाह रहा हूँ। तो लास्ट पे हमारा पॉइंट आता है एफ वाला, जो कि मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने लगा हूँ। एफ लिखने हैं 5 FAQs। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, तो अब इस कीवर्ड के इंटेंट को देखते हुए आपने देखना कि FAQs के अंदर क्या चीज आ सकती है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्लीन अ लैपटॉप कीबोर्ड, हाउ डू आई क्लीन अ कीज ऑन माय लैपटॉप विदाउट रिमूविंग देम। तो ये आपका एक FAQ बन सकता है। अब आप सोचेंगे तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 आ रहे हैं, मुझे चाहिए 5 या मुझे चाहिए 10 FAQs, तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए ये टेक्निक है कि यहाँ पे आपको एक एरो का निशान नजर आ रहा होगा। एरो के निशान पे आप जैसे क्लिक करेंगे और दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे और क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टॉपिक ऐड होंगे। इसी तरह अगर आप जितनी दफा इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे और टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे, एक दफा दोबारा क्लिक करेंगे तो और टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे। तो इससे आप बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन को पिक करते हुए वहां पे सर्च करके लिख सकते हैं। और इसी तरह 5 क्वेश्चन पे लिखेंगे, उसके नीचे आंसर उनका दे देंगे, यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे उनका आंसर कवर करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप अपने मेन कीवर्ड यानी कि हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप कीबोर्ड के तो कीवर्ड पे रैंक करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर ये जो कीवर्ड है अगर ये कहीं ना कहीं रैंक कर जाएंगे, तो आप पीपल आल्सो आस्क वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे रैंक कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ सकती है। तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट को रिसर्च करने के लिए ये जस्ट मैंने एक बेसिक जनरल गाइडेंस दी है, और जो बिल्कुल डिटेल होगी वो तब आपको अच्छे से आइडिया होगा जब मैं कंटेंट इस पे साथ साथ लिख भी रहा हूँ। सो ये आपको यहाँ तक क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आंसर भी वहीं से लेने हैं जहां से क्वेश्चन, जी जी, आंसर उन्होंने ऑलरेडी आपके कंपटीटर ने या जहां से आप क्वेश्चन ले रहे हैं आंसर उन्होंने लिखे होंगे। आप वहीं से आइडिया लेते हो अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट आगे अब कमर्शियल कीवर्ड की तरफ बढ़ूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी तक देख रहे हैं वो एक, जिनको समझ आ गया वो गॉट इट लिख दें, जिनको समझ नहीं आई वो क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन को एज अ हेडिंग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसकी इसको इस तरह होगा कि FAQ जो है ये H2 के अंदर आएगा, और ये जो H3 के अंदर जो चीज आएगी वो आपका क्वेश्चन होगा, और आंसर आपका सिंपल पैराग्राफ में आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका H3 में आएगा, थर्ड भी H3 में आएगा, फोर भी H3 में आएगा। ठीक है, सो ये आपका टॉपिक जहाँ पे कवर हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, FAQ कंक्लूजन के बाद लिखना है या उससे पर कंक्लूजन के बाद लिखना है? गूगल के अलावा FAQ कहाँ से ले सकते हैं, बिकॉज गूगल से तो हर कोई देख रहा होगा। देखें हर एक का लिखने का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये वाला मेरा अपना मेथड है अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो आप इसको यूज करें, गूगल से हर कोई लिख रहा होगा तो हर किसी के रैंक भी नहीं करते होंगे। सो अगर आपके रैंक कर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या FAQ को टेक्स्ट की तरह ही लिखना है? जी जी, FAQ को लाइक FAQ जो है वो H2 हेडिंग में आ जाएगा, जो उसका सवाल होगा वो H3 में आ जाएगा, और उसका जो आंसर होगा वो पैराग्राफ में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ FAQ एंड व्हाट शुड बी द आंसर लेंथ? जो आपका FAQ होंगे वो 5 कम से कम होने चाहिए, इससे ज्यादा हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। और एक आंसर जो होगा वो 30 वर्ड्स के अंदर आप कवर कर लें, 20 to 30 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, बहुत शॉर्ट। नेक्स्ट है, गूगल AI को अलाउ करता है, अगर करता है तो कितने %? गूगल AI के साथ उसका कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि गूगल ने अपना खुद का प्रोडक्ट निकाला हुआ है AI बेस्ड, गूगल बार्ड। तो गूगल बिल्कुल इस पे कुछ भी नहीं कहता, गूगल सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो गूगल पे आने वाले यूजर की नीड को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब सादिया रजा आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, एनी बोर्ड फॉर FAQs? बोर्ड व्हाट इज दिस, मुझे समझ नहीं आया। चैट जीपीटी से क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं? अब ये जो प्रीमियम टेक्निक्स है ना चैट जीपीटी को किस तरह यूज कर सकते हैं, ये मॉड्यूल नंबर 3 में कवर होगा नेक्स्ट वीकेंड पे। एक नए को किन प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, एक नए बंदे को
किन प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए। वो तो उसके मैंने आपको कल बताया था, वो इंटरेस्ट पे बेस करता है जिस पे आपने काम करना है। सर कितनी इमेजेस यूज करनी चाहिए पूरे ब्लॉग में? अब ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन है, ये वर्डप्रेस का जो टॉपिक आएगा हमारे लास्ट मॉड्यूल के अंदर, ये उसमें आपको गाइड करूंगा, ठीक है। सो अभी मुझे अगर आप इजाजत दे तो मैं कमर्शियल कंटेंट की तरफ आगे बढ़ूं रिसर्च पर्पस के लिए। सब लोगों का आई थिंक क्लियर है। अभी आप लोगों के क्वेश्चन में लास्ट पे लेता हूँ, ये मेरा लास्ट ही टॉपिक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर ही शुरू होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल कंटेंट। कमर्शियल कंटेंट के लिए सबसे पहले तो टाइटल आ गया जो मैंने आपको बताया था। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के लिए आपको कंपटीटर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने माइंड से लिखें तो ज्यादा अच्छा है। कंपटीटर की तरफ चले जाए वो भी अच्छा है, लेकिन ये आपके अपने माइंड से होना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन पहले पैराग्राफ के अंदर आपने बता देना है कि गेमिंग लैपटॉप फाइंड करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, करने के लिए कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं, वो सेकंड पैराग्राफ में आ जाएंगी। पुश पीपल टू रीड मोर, ये आपको लाइक जनरल सेंटेंसेस हैं, इसके लिए रिसर्च की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन रिसर्च आती है वो है प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। हम amazon.com पे आ गए और हमने लैपटॉप में गए, हमने यहाँ पे सर्च किया लैपटॉप। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आपने गूगल में सर्च करना है बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग। अब आपका जो कंपटीटर है, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक कंपटीटर को ओपन कर लेता हूँ, टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, इसको मैंने ओपन कर लिया और मैंने अपने दूसरे कंपटीटर को भी ओपन कर लिया, और ये मैंने 2 कंपटीटर अपने ओपन कर लिए, और मैंने एक तरफ अमेजोन भी ओपन कर लिया। यहाँ पे मेन रिसर्च आप पे यहाँ पे फोकस करनी पड़ेगी, जो मेन रिसर्च आपकी मैटर करती है वो यहाँ पे है। अब मैंने लैपटॉप सर्च कर लिया और मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप लिख दिया, गेमिंग गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। और मेरा कंपटीटर है ये वाला। अब मैं नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसने कौन कौन से प्रोडक्ट को टारगेट किया हुआ है। तो पहले इसने प्रोडक्ट टारगेट किया हुआ है रेजर ब्लेड 14, ठीक है। अब सेकंड कंपटीटर में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसने अपना पहला प्रोडक्ट कौन सा टारगेट किया हुआ है। तो इसने MSI टाइटन टारगेट किया हुआ है, ठीक है। या इसके चेक करने के इसके अंदर कहीं पे आपको रेजर ब्लेड नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, आप पीछे स्क्रॉल कर लें। SSROG, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि SSROG बिल्कुल अवेलेबल है। अब आपने देखना है कि अगर एक प्रोडक्ट है जो कि अपने पहले कंपटीटर के अंदर भी अवेलेबल है और वही प्रोडक्ट दूसरे कंपटीटर के अंदर भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, और फॉर एग्जांपल आपने 5 अपने कंपटीटर को खोला हुआ है और वो एक प्रोडक्ट पहले वेबसाइट पे भी है, दूसरी पे भी है, तीसरे पे भी है, चौथी पे भी है, 5वें में नहीं है, तो वो प्रोडक्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा दफा इस्तेमाल किया है, तो आपने उसको फिर उस लिहाज से पहले नंबर पर सॉर्ट कर देना है कि ये वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा दफा यूज किया गया, यानी कि लोग इसको इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं आपने उसको पहली पोजीशन पे ले आना है। एक तो मेथड ये है कंपटीटर से रिसर्च करने के लिए। दूसरा मेथड ये है जो भी आप अमेजोन से प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको गेमिंग लैपटॉप लिखने के बाद स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा होगा, इसको आपने स्किप करना है। स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा होगा, इसको स्किप करना है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है। अब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपने इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरना है कि उसकी रेटिंग जो है वो 3.5 स्टार से ज्यादा हो, रेटिंग 3.5 स्टार से ज्यादा हो, और उसके 281 रिव्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कम से कम 20 होने चाहिए, 20 से ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद आपको स्क्रॉल करने के बाद जस्ट ये चीजें माइंड में रखनी होती है, और उसकी अवेलेबिलिटी, प्राइस की अवेलेबिलिटी बस माइंड में रखनी होती है कि क्या ये प्रोडक्ट जो है ना वो स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, तो मतलब हम इस पे काम कर सकते हैं। ये हमारा एक बात हो गई कि प्रोडक्ट आप कंपटीटर से कैसे फाइंड कर सकते हैं और आपको किस तरह अमेजोन से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट की टेंशन खत्म हो गई। इसके अंदर में पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, इस लिहाज से सॉर्ट आउट करना है कि कितनी दफा एक कंपटीटर ने अपने 4 कंपटीटर्स के साथ साथ इसको इस्तेमाल किया हुआ है। सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा एसर, एस्पायर, वीरो। अब यहाँ पे चूंकि इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखते वक्त आपने अपने कंपटीटर को ओपन किया था कंटेंट को लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको अपने कंपटीटर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। बहुत से दूसरे वीडियोस जो आप यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी वो आपको कहेंगे कि अपने कंपटीटर से देखें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मशवरा क्या देता हूँ, क्योंकि अगर आप एक राइटिंग कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश तो आती होगी, और अगर इंग्लिश नहीं आती तो या तो आप AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अपना शॉर्ट इंट्रो पैराग्राफ लिखना है। अब इंट्रो पैराग्राफ बेस्ट ग्राफिक कार्ड की एक ये वाला बोल्ड, और रैम और प्रोसेसर और स्क्रीन और वेट, इसके अंदर कंटेंट 50 to 80 वर्ड्स का लिखने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ
ये वाला पेज यूज करना है, प्रोडक्ट पेज, जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा, ये हेडिंग नजर आ रही होंगी, ये आपको पूरा का अबाउट दिस आइटम के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कई लोग कि हमने लाइक हम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने जो रिव्यू लिखना होता है ना, वो इस लिहाज से लिखना होता है कि हमने इस प्रोडक्ट को खुद यूज किया हुआ है। लेकिन लोगों का क्वेश्चन आता है कि वो तो प्रोडक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हम उस लिहाज से किस तरह लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप बस यहाँ पे प्रोडक्ट पेज से बिल्कुल स्क्रॉल करेंगे ना नीचे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक रिव्यूज वाला सेक्शन नजर आएगा, जिसके अंदर लोगों ने इस लैपटॉप को इस्तेमाल करके कुछ रिव्यूज लिखे हुए हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अब इसने ये इतने लंबा जो है एक रिव्यू लिखा हुआ है, आई बॉट दिस लैपटॉप विद एन एक्चुअल लैपटॉप ऑन माई लैप, वाज अ लिटिल हैवियर देन एक्सपेक्टेड। अब जो भी इसने लिखा हुआ है आप इसको एज अ अपना माइंडसेट बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे कि आप इसको पर्सनली यूज कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कंप्लीट लंबे लंबे पैराग्राफ देखने को मिल रहे होंगे, तो आप इन सबको बिल्कुल यूटिलाइज करते हुए लिख सकते हैं। सो यहाँ से आपको जस्ट हेल्प लेने की जरूरत है, किसी कंपटीटर में जाने की जरूरत नहीं है। कंपटीटर में अगर जाएं तो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा इंगेजिंग आपके लिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीजें कवर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने ये वाली चीजें कवर कर ली, अब प्रोज एंड कॉन्स कैसे लिखने हैं। कभी भी प्रोज एंड कॉन्स खुद से ना लिखें। प्रोज कॉन्स लिखने के लिए एक बेस्ट मेथड ये है कि आप वही रिव्यू वाले सेक्शन में आ जाएं, और रिव्यूज वाले सेक्शन में आने के बाद जैसे कि यहाँ पे जो प्रोज होते हैं ना, वो होते हैं कि लैपटॉप की अच्छी बातें क्या है, तो वो 5 स्टार में ऑब्वियसली 5 स्टार में आएंगी, क्योंकि 5 स्टार में वो लोगों ने किया हुआ जो कि उनको उस लैपटॉप के अंदर पसंद आया है। तो प्रोज लिखने के लिए आपको एक प्रोज यहाँ से मिल जाएगा, लाइक फास्ट एंड इजी टू यूज, ये आपको प्रोज देखने को मिल जाएगा। तो मिनिमम आपने 3 से 4, 3 से 5 प्रोज लिखने हैं, और कॉन्स आपने 1 से 2 लिखने हैं। अब कॉन्स कैसे लिखने हैं कि आपने वही जो 1 स्टार रेटिंग वाले जो रिव्यूज है ना, आपने उस 1 स्टार रेटिंग वाले में जाना है और इसने लिख देना है कि नॉट अ गेमिंग लैपटॉप, इसने लिखा हुआ है इसमें, इसको जो इशू आ रहा है, डिस्प्ले इज हॉरिबल। अब यहाँ पे एक जो बात आपने लिखनी है कि फॉर एग्जाम्पल एक रिव्यू बंदा पढ़ने आ रहा है, उसका मकसद आपके अफिलिएट लिंक से परचेज करना होता है। तो अगर आप कॉन्स ही लिख देते हैं तो वो परचेज नहीं करेगा, वो कहेगा ये लैपटॉप ही नहीं अच्छा। तो कॉन्स के लिए आपने लिखना होता है मे बी सम यूजर्स फील हॉरिबल डिस्प्ले या बैड डिस्प्ले, सम यूजर मे बी साथ जरूर लिखना है, ठीक है, ताकि उसे लगे कि ज्यादा मसला नहीं है, जस्ट कुछ लोगों को ही फेस करना पड़े, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कवर हो गया। अब बाइंग गाइड लिखने के लिए ये भी आप अपने खुद से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या अपने कंपटीटर को देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जब लिखने पे आएंगे ना हम, तब आपको ज्यादा बेटर से पता चल जाएगा। कंक्लूजन के अंदर भी सेम एज इट इज सेम, ऊपर 7 प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट आप मेंशन करते हैं, और एफएक्यू सेम एज इट इज वही मेथड से जो कि मैंने आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर बताया था। सो अभी मैं अपनी स्क्रीन खत्म करता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ है, अपने क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर हम इसका लिंक अपनी वेबसाइट पे दें तो हमें अमेजोन वालों से रब्ता करना होगा, या शख्स ये बजाय से रब्ता करना होगा। अब इसके लिए मेथड होता है कि जब आप अपनी एक अफिलिएट वेबसाइट बना लेते हैं तो उसके लिए आपको अमेजोन अफिलिएट अकाउंट के लिए अप्लाई करना होता है। तो वो आपको एक एसोसिएट अकाउंट क्रिएट करके दे देते हैं, जिसको यूज करते हुए आप बिल्कुल लिख सकते हैं आर्टिकल, लाइक क्या कहते हैं, अपना अफिलिएट लिंक ले सकते हैं और उसको फिर अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं और वहां से बिल्कुल कंटेंट ले सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा है, अगर कस्टमर रिव्यूज का एक सेक्शन बना दें तो एग्जैक्ट रिव्यूज नहीं, ये गलत रहता है जैद भाई। अगर आप कस्टमर रिव्यूज का सेक्शन बना दे तो अमेजोन उसको पसंद नहीं करता। सर फिर हर प्रोडक्ट को इस लिहाज से लिखना गलत नहीं होगा कि हर प्रोडक्ट खुद यूज किया, नहीं, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि हम हर प्रोडक्ट को यूज तो नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई अगर आपने 10 प्रोडक्ट को मेंशन किया है तो उसके अंदर से सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स को जो है ना आपने कहना है कि ये मैंने यूज किए हुए हैं, बाकी 8 को आपने जनरली रिव्यू करना है। अगर 5 प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें से एक प्रोडक्ट को आपने कहना है कि ये वाला मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है। सर ये हम अफिलिएट के लिए यूज करेंगे या ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब तक के कोर्स के मुताबिक ये अफिलिएट के लिए है। सर ब्लॉगिंग के बारे में मीन कुछ गाइडेंस दे दें कि आप फायज भाई। ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल गाइडेंस दूंगा। देखिए ब्लॉगिंग के अंदर जो होता है ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है।
सो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को लिखें आप अमेजोन वाला जो मैंने आपको सेक्शन समझाया आप इसको बिल्कुल स्किप कर दें और ऊपर वाला जो मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशनल के लिहाज से समझाया आप उसको यूज कर लें, वो आपके ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन था सर, मेरी वेबसाइट इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पर इंप्रेशन रेट 2 के तक आ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं आते। जुनेद भाई, क्लिक लाने के लिए ना आपको कंटेंट जो आपका लिखा हुआ है उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करके उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना जरूरी होगा, ठीक है। और आपने कीवर्ड रिसर्च भी फोकस करनी पड़ेगी। विल यू प्लीज रिव्यू आवर आर्टिकल? बिल्कुल, आर्टिकल का टॉपिक जब हमारा 3rd मॉड्यूल कवर हो जाएगा ना, फिर आपको आर्टिकल लिखने होंगे, फिर वो मैं रिव्यू करूंगा। अमेजोन बने बैन हो जाएगा तो क्या मेथड है ओपन करने का? बैन सिर्फ इस वजह से अमेजोन होता है कि आपकी 3 महीने में 3 सेल्स नहीं आई होती। ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सर, क्या हम अमेजोन के अलावा ब्रांड के साथ डायरेक्ट एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने आपको शुरू में समझाया था, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन की एक खास बात यह है कि ये आपको लाइक अगर कोई बंदा अमेजोन पे आपके एफिलिएट लिंक से जाता है लेकिन वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करता लेकिन उसी पेज पे कुछ और चीज परचेज कर लेता है तो उसकी कमीशन भी आपको मिलती है, जो कि सिर्फ अमेजोन की एक खास बात है और कोई भी आपको ब्रांड नहीं बताता इस तरह, ठीक है। बाज दफा अच्छे रिव्यूज वाले प्रोडक्ट नहीं मिलते तो क्या हम फिर कम रिव्यूज वाले? बिल्कुल कर सकते हैं, वो फिर रेयर केस में आ जाता है। सर, सैमरश का लिंक कब तक मिलेगा? सैमरश का लिए बंदे का नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। जैद हारिस, 6 मंथ्स आपने लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज से रिलेटेड पूछा आपने। सर, कंपटीटर वेबसाइट के जो सैमरश से कीवर्ड फाइंड करके गूगल में चेक करें तो वो वेबसाइट रैंक नहीं कर रही होती, ऐसा क्यों होता है? वो गूगल का भी मसला होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जनरल गूगल लिखते हैं ना तो वो पाकिस्तान की एड्रेस को देखते हुए कर रहा होता है, तो आप फिर वहां पे गूगल यूएस अगर सर्च करते हैं ना वो यूएस के मुताबिक आपको रिजल्ट शो करवाता है, दैट्स वाई। सर, अगर हम 2 मार्केट टारगेट करते हैं फॉर सेम प्रोडक्ट अमेजोन एंड एटसी, कैन वी डू इट इन वन आवर वेबसाइट? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे मेंशन करना होगा कि विजिट एटसी नाउ और विजिट अमेजोन नाउ। हमें फॉरेन से अमेजोन के एफिलिएट लेना चाहिए या पहले अपनी वेबसाइट को रैंक कर लें? पहले अपनी वेबसाइट को रैंक कर लें, आपके कमर्शियल आर्टिकल के ऊपर जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाए फिर आप अफिलिएट काउंट के लिए अप्लाई करें। सर, एक वीक के असाइनमेंट क्या होगी? इस वीक की असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट वीक तक जो बंदा कंटेंट राइटिंग में या ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है, वो अगर नहीं भी इंटरेस्टेड, लाइक अगर वो अपनी वेबसाइट नहीं शुरू करना चाहता, फिर भी वो एक दफा नीश रिसर्च करके मुझे दे, कीवर्ड रिसर्च करके दे, और जो मैंने आज आपको लेक्चर दिया है कंटेंट स्ट्रक्चर का और कंटेंट रिसर्च का, इसके बारे में अपने ख्यालात ख्यालात नहीं, अपने अपने माइंड से जो आपको समझ आई है वो लिख के मुझे बताएं। सर, टूल्स वाले का नंबर शेयर कर दें, मैं कर देता हूँ। अच्छा, अभी और फर्दर किसी का क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो मुझे आप आउट ऑफ 10 रेटिंग जरूर दे दें, ठीक है। इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल कंटेंट के लिए वेबसाइट सेपरेट होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, सेम सेम इसे एक के अंदर ही होना चाहिए। सो आउट ऑफ 10 आपने मार्क्स मुझे देने, उम्मीद है कि ये लेक्चर अच्छा रहा होगा। अगर हम प्रोडक्ट्स कंपटीटर के लिए ही हैं और अमेजोन से अच्छे प्रोडक्ट निकालने तो क्या रैंक होगा? क्योंकि अगर 5 वेबसाइट्स उस प्रोडक्ट को शो कर रहा है लेकिन आप नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा? जैद भाई, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप मुझे पर्सनल नंबर पे क्वेश्चन पूछ लें। इट इज जस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, रिकॉर्डेड फॉर्म के लेक्चर की अवेलेबिलिटी भी करवा देता हूँ, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो है हम इसको टारगेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा कंटेंट राइटिंग बेसिकली किस तरह होती है, क्लास अपलोड आज रात तक हो जाएगी। चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।